एक यूपीएससी जिन्होंने क्लियर किया और एक बार नहीं दो बार। वैसे सक्सेस से जब पिछली बार मन मुताबिक रैंक नहीं मिला तो फिर से इन्होंने तय किया और इस बार जो चाहा वो रैंक उन्होंने लाया है। अभी के दौर में मुझे नहीं लगता कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए शिक्षा का एक तरह से लोकतांत्रिकरण हो गया है। जो एड टेक कंपनीज आ रही हैं, यूट्यूब में भी कई लोग फ्री लेक्चर्स दे देते हैं, कई सारी फ्री पीडीएफ फ्री वेबसाइट्स हैं। तो कोचिंग का जो पहले रोल हुआ करता था, कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएटर का रूप धारण कर लेता था। पहले जब मैं फाइनल ईयर में था तभी थोड़ा बहुत पढ़ना चालू किया था एक्चुअली, और उसके बाद क्योंकि जॉब इजीली अवेलेबल था, कैंपस के थ्रू था, तो मैंने जॉब लिया क्योंकि थोड़ा सा पैसे भी इकट्ठे करने थे कोचिंग वगैरह के लिए। तो उस दौरान जॉब के दौरान भी मैं जितना भी समय मिलता था वो पढ़ता रहता था। तो 2 साल इधर जॉब के साथ पढ़ लिया, मैं फाइनल ईयर में थोड़ा पढ़ लिया, उसके बाद रिज़ाइन करके फुल टाइम 1 साल पढ़ा। तो करीब 3 साढ़े 3 साल का जो मेरा लंबा सफ़र रहा, इसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि अच्छी प्रिपरेशन है और इसका ही थोड़ा फ़ायदा मिला मुझे लगता है। हिंदी और इंग्लिश माध्यम का जो ये डाइकोटोमी है, इसके बारे में काफ़ी डिबेट्स हैं, बट अगर अभी आप देखें तो रैंक 18 जो है वो हिंदी मीडियम से, रैंक 22 वो भी हिंदी मीडियम से, और काफ़ी लड़के और लड़कियां अच्छा कर रही है हिंदी मीडियम से ही। इस संघर्ष सबका मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति का होता ही है, और हम जैसे लोगों का स्पेशली, जहाँ पर झारखंड के भी सरायकेला खरसावां ज़िला एक छोटा सा ज़िला है, आप जानते हैं, और हमें कॉम्पीट करना पड़ता है मेट्रो सिटीज़ के लोगों के साथ भी, हमें कॉम्पीट करना पड़ता है विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ भी। तो जो लेवल की दरकार होती है, वो परहैप्स जो अवेयरनेस की दरकार होती है, उनमें उन छात्रों में शायद थोड़ी पहले से ही डेवलप हो जाती है। हम थोड़ा सा लेट बिगिनर्स होते हैं, बट वो लेवल अप हो जाता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण आज एक ऐसी कहानी और एक ऐसी सक्सेस से मिलाने आए हैं कि आपको और हमको सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। हम एक यूपीएससी जिन्होंने क्लियर किया और एक बार नहीं दो बार। वैसे सक्सेस से जब पिछली बार मन मुताबिक रैंक नहीं मिला तो फिर से इन्होंने तय किया और इस बार जो चाहा वो रैंक उन्होंने लाया है। पूरे भारत में 110वां रैंक इन्होंने पाया है और वैसे टॉपर के घर पर है। आप देखिए, ये उनका घर है जहाँ पर इन्होंने रहकर पढ़ाई और लिखाई की है। तो जो टॉपर होते हैं और जो इतिहास बनाते हैं, वो भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो हमारे साथ विकास महतो जी हैं जिन्होंने यूपीएससी में इस बार 110वां रैंक हासिल किया है। और जैसा हमने बताया कि इतिहास उन्हीं लोगों को याद करता है जो खुद से अपने इतिहास लिखने की जो हिम्मत करते हैं। बाप दादा और तमाम लोगों की शोहरत पर तो चलकर और इतिहास बनाने का कोई मज़ा ही नहीं है। तो वैसे ही प्रेरणा के स्रोत विकास महतो जी है। सबसे पहले विकास जी, आपको बधाई। और हम सब के लिए इतने छोटे से जगहों पर गम्हरिया को हम देखें तो गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। पिछली बार भी आपने यूपीएससी सर क्लियर किया, वो पहला टर्म था या पहले आपने मेहनत? 2019 में मैंने एक्चुअली पहला अटेम्प्ट दिया था। वो मेरा जॉब के साथ था। मैं लार्सन एंड टूब्रो में काम करता था एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो उसमें मेरा प्रीलिम्स हो ही नहीं पाया था क्योंकि ऑब्वियसली जॉब के साथ टाइम नहीं मिला था। ये सेकंड अटेम्प्ट मेरा 2020 में था जिसमें 446वां रैंक प्राप्त हुआ, और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें मुझे 110वां रैंक प्राप्त हुआ। ये कॉन्फिडेंस, विश्वास कहाँ से आता है कि भाई एक यूपीएससी के नाम सुनकर ही आधा से, इसलिए कि जैसे कि देश भर में 4 लाख के आसपास में उससे ज़्यादा भी लोग बैठते हैं लेकिन सीट तो बहुत कम होती है। लेकिन आपने दूसरे बार भी ये कोशिश किया और दूसरे बार भी आपने रिस्क लिया। जी। पहला ये था कि ये जो यूपीएससी का जो तैयारी का सफ़र है, ये मेरा बहुत छोटा नहीं था। मैं मतलब कॉलेज के फाइनल ईयर से, क्योंकि दोस्तों का, बहुत अच्छे दोस्तों का साथ मिला था जो इस तरह के डिबेट्स में और समसामयिक घटनाओं में, समसामयिक अफेयर्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। तो उससे ही मतलब इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा। मैं जॉब, ये लंबा सफ़र के बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट करें, इसलिए कि खासकर जो इस इलाके के लोग हैं, जमशेदपुर, सरायकेला, तमाम, उनके लिए कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन होगा। जी। जब मैं फाइनल ईयर में था तभी थोड़ा बहुत पढ़ना चालू किया था एक्चुअली, और उसके बाद क्योंकि जॉब इजीली अवेलेबल था, कैंपस के थ्रू था, तो मैंने जॉब लिया क्योंकि थोड़ा सा पैसे भी इकट्ठे करने थे कोचिंग वगैरह के लिए। तो उस दौरान, जॉब के दौरान भी मैं जितना भी समय मिलता था वो पढ़ता रहता था।
तो 2 साल इधर जॉब के साथ पढ़ लिया मैं, फाइनल ईयर में थोड़ा पढ़ लिया, उसके बाद रिज़ाइन करके फुल टाइम 1 साल पढ़ा। तो करीब-करीब 3 साढ़े 3 साल का जो मेरा लंबा सफ़र रहा, इसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि अच्छी प्रिपरेशन है और इसका ही थोड़ा फ़ायदा मिला मुझे लगता है। एक कंसिस्टेंट प्रिपरेशन हुई, लगातार इसके साथ में जुड़ा रहा ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स, तो इसका फ़ायदा मुझे मिला और इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मुझे लगा। तो ये यूपीएससी की हमको आईएएस बनना है, ये थॉट सबसे पहले कब आए? क्या स्कूल के टाइम में या इंजीनियरिंग करने के बाद ये लगा कि अरे इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ अलग ये चुनौती लेते? इसलिए बहुत सारे देख रहे हैं इंजीनियर मैनेजमेंट करने हैं, डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद लोग आईएएस की तैयारी करते हैं। आप ही सब कहाँ से शुरुआत? मेरी भी वही शुरुआत ऐसे ही हुई थी कि जब हम लोग फाइनल ईयर्स में होते हैं कॉलेज में, तो हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लगती हैं। तब हमें ये देखना होता है कि मेरी रुचि किस ओर है। ऑब्वियसली उस वक्त इंजीनियरिंग की थी मैंने, तो इंजीनियरिंग की जॉब्स की तरफ मेरा रुझान था और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, तो उसको मैंने लिया। बट दोस्तों के साथ बात करने पे और भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, संभावनाओं के बारे में ज़्यादा ज्ञात हुआ। जैसे कि ये सिविल सर्विसेज है, इसका जो जॉब प्रोफाइल है ये काफ़ी डाइवर्स है और ये डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट दिखाता है, आपके काम का डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों पर दिखता है। तो इस वजह से थोड़ा झुकाव हुआ और फिर इसमें जो चीज़ें पढ़नी होती हैं, इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनमें भी काफ़ी रुचि थी। तो मुझे लगा कि सब चीज़ें अलाइन हो रही हैं, तो फिर मैंने रिज़ाइन करके इस ओर आने का मतलब जॉब में आने के बाद आपकी मतलब इस तरह का जी। मतलब स्कूल टाइम में ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब आईएएस ही बनना है? जी। बहुत सारे लोगों को ऐसा स्कूल में तो नहीं था ऑब्वियसली। स्कूल में मैं ज़्यादा इस ओर ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि ऐसे मतलब ऐसा माहौल नहीं था, तो आइडिया कुछ ज़्यादा खास था नहीं। बट फाइनल ईयर तक आते-आते दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त मुझे मिले और क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ा, तो वहाँ देश भर के छात्र थे, विभिन्न बैकग्राउंड्स के, विभिन्न डायनामिक्स विभिन्न पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स से लोग आते हैं, तो सबकी सोच अलग-अलग होती है। उनसे भेंट करके ही मुझे थोड़ा आइडिया मिला, अवेयरनेस हुई, तो फिर उसके बाद मैंने डिसीजन लिया। अच्छा, घर वालों को लिए जब आपने बोला कि भाई इंजीनियरिंग कर लिया और हम जॉब छोड़ रहे हैं, इसलिए कि वहाँ भी आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी थी, अच्छे पैकेज थे, जैसे आपने बताया कि नेशनल स्कूल ऑफ एनआईटी से शायद आपने किया, तो उनको ये नहीं लगा कि थोड़ा झटका सा नहीं लगा, या उन्होंने कहा नहीं कि क्या कर रहे हो, यूपीएससी इतना आसान नहीं है? जी, एक्चुअली ये तो ऑब्वियसली हर फैमिली के साथ होता है और मेरे फैमिली के साथ भी हुआ, बट बहुत सपोर्टिव रहे। इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सपोर्टिव रहे। उनको पता था कि मैं बहुत साल से लगा हुआ हूँ, मतलब ऐसा एक जो इंक्लिनेशन होती है, वो उनको पता था कि मेरे अंदर थोड़ी सी उस ओर की इंक्लिनेशन है, तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया उनको, और ज़्यादा टेंशन नहीं दिया, काफ़ी ईज़ी माहौल दिया मुझे, मतलब आराम से पढ़ते रहो करके कि तो फाइनेंशियली भी और मोटिवेशनली भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तो इस वजह से काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी उनका रोल रहा है मेरे इस सक्सेस में। एक चीज़ विकास जी, इसलिए कि आप इंग्लिश मीडियम से स्कूलिंग किया, यूपीएससी में बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम का भी है, तो क्या हिंदी मीडियम बच्चों के लिए काफ़ी बाधा है या दिक्कतें हैं? एक हेजिटेशन रहता है आप इसलिए कि दो बार क्लियर करें, तो आप बताइए क्या हिंदी मीडियम वालों के लिए अभी अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे कम हो रहा है? हिंदी और इंग्लिश माध्यम का जो ये डाइकोटोमी है, इसके बारे में काफ़ी डिबेट्स हैं, बट अगर अभी आप देखें तो रैंक 18 जो है वो हिंदी मीडियम से है, रैंक 22 वो भी हिंदी मीडियम से, और काफ़ी लड़के और लड़कियां अच्छा कर रही हैं हिंदी मीडियम से ही। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इश्यूज़ है। कुछ परीक्षा के प्रोसेस में कुछ जगहों पर ऑब्वियसली थोड़ी दिक्कतें हैं, जैसे CSAT होता है, उसमें अंग्रेजी के पैसेजेस आते हैं, तो उनमें कई बार हिंदी माध्यम वालों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा वो उस पर फोकस करें, जहाँ इश्यूज़ है वहाँ फोकस करें, तो मुझे लगता है कि इक्वल फुटिंग पर हम लोग हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम। और यूपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, वो कभी भी पक्षपात नहीं करती, वो परफेक्टली इक्वल फुटिंग देती है सभी माध्यमों को, सभी वर्गों को। तो मुझे लगता है कि ये एक ग्रेट लेवलर है ये एग्ज़ाम, और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम सब एक तरह से सक्षम है इसको पार। ग्रेट लेवलर है ज़रूर, इसीलिए तो इतने छोटे छोटे कस्बों से भी निकल कर लोग वहाँ जाते हैं, नहीं तो फिर तो सब पैसे वाले और वैसे ही लोग जाते। आज अगर हम जहाँ बैठे हैं गम्हरिया, आप सरायकेला ज़िला का ये पार्ट है, इलाका भी शायद नगर निगम ना होकर ब्लॉक में आता है, तो आप देख सकते हैं कि एक अपने आप में इंटीरियर है, और इनका गांव
और भी ज़्यादा, है ना? गाँव गए हैं कि नहीं? वहाँ रास्ता-वास्ता बना है या क्या स्थिति है आपकी गाँव की? जी सर, मेरा गांव चौका खूंटी में है हाँ। और थोड़ा सुदूर इलाका है और ट्राइबल डोमिनेटेड भी है, तो थोड़ी सी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, बस धीरे धीरे अब उधर भी विकास पहुंच रहा है और होपफुली अब आगे पहुंचेगा। इस बार गाँव में मतलब ये हाँ, रिज़ल्ट निकलने के बाद आप जा पाएँगे नहीं? जी, अभी जस्ट आया हूँ मैं 2 दिन में, तो अभी जाने का विचार है कुछ दिनों में। फैमिली जाएगी। जी, जी। एक चीज़ और पूछना था कि मैंने उस दिन सुमित ठाकुर से भी से पूछा था, इसलिए कि दोनों आप लोगों ने यहाँ से आप 2 बार इंटरव्यू फेस किए हैं पहले भी। किस तरह के सवाल सर रहते हैं? इंटरव्यू में लार्जली हमें एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, DAF उसको बोलते हैं, डैफ। उसमें आपके सारे बैकग्राउंड के बारे में जानकारी होती है, आप कहाँ से हैं, यानी झारखंड से हैं, तो झारखंड के जो मेजर सामसाइक मुद्दे हैं, जैसे नक्सलवाद है, कुछ जगहों पर जो नया बजट आता है, जो नए इकोनॉमिक सर्वे आते हैं झारखंड के, उससे सवाल आएंगे। झारखंड में मिनरल्स के खदान बहुत जगह हैं, तो कहाँ पर हैं, कैसे उनका यूज़ हो रहा है, अगर यूज़ नहीं हो पा रहा तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और क्या इम्प्रूव हो सकती हैं। इन सारे विषयों पर झारखंड से रिलेटेड जितने भी मेजर इश्यूज़ हैं उस पर डिबेट हो सकती हैं, उस पर डिबेट्स होती हैं। मेरे बैकग्राउंड पर डिबेट होंगी, जो मैं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय 1-2 सवाल अगर बता पाएँ, इसलिए कि मैंने इसलिए लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता भी है और रुचि भी रहता है जानने के लिए। आप देखते भी हैं कि जो हालाँकि जो ओरिजिनल इंटरव्यू होता हो तो कहीं आता ही नहीं, लेकिन डेमो जो इंटरव्यू होता है काफ़ी लोग उसको देखते हैं और सीखने की कोशिश करते जी, हैं। जी। कुछ सवाल ऐसे थे कि एक तो मुझे रांची, और क्योंकि झारखंड का कैपिटल है रांची, और इलाहाबाद से मैं पढ़ा हूँ और मुंबई में मैंने नौकरी की है, तो 3 जगहों का कंपैरिज़न के बारे में किया गया कि कैसे कंपेयर करते हैं आप रांची और मुंबई के बीच में, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या रीज़न्स रहे हैं, और अगर रीज़न्स हैं कुछ कम डेवलपमेंट के किन्हीं एरियाज़ में, तो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन था मुझे, जो जहाँ तक याद आ रहा। दूसरा, यहाँ के HDI इंडाइसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस की लिटरेसी रेट, फर्टिलिटी रेट, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है झारखंड की, कैसी है, और इसको राष्ट्रीय दर से अगर नीचे है तो कैसे इम्प्रूव किया जाए। इन पर सवाल थे। LNT से रिलेटेड काफ़ी सवाल थे, जो टेक्निकल सवाल थे, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ मैं, तो वेल्डिंग के टेस्टिंग से रिलेटेड, या मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी लार्सन एंड टूब्रो हाइड्रोकार्बन में, उससे सवाल थे। और इन जनरल सामसाइक मुद्दों पर कि पुलिस एक्सेसेस, पुलिस वायलेंस देखा गया, कस्टोडियल डेथ्स देखेंगे तो उसके क्या रीज़न्स हैं, और फास्ट टैग क्या होता है। तो इन तरह के विभिन्न सामसाइक घटनाओं पर एक ओवरऑल अच्छा डिस्कशन। मतलब IAS करने के लिए आपको तमाम सब्जेक्ट में पारंगत होना चाहिए और इसीलिए कभी-कभी हम लोग देखते भी ये पूछते हैं कि भाई हर कोई भी सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो उसको लीड एक ब्यूरोक्रेट एक IAS क्यों करता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह के सवाल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लेकर भूगोल, हिस्ट्री और जनरल नॉलेज, पॉलिटिक्स सब कुछ आ जाता है भारत के संविधान से लेकर। सर एक जो APSC क्लियर करने वाले जो लोग इंस्पायर अभी तैयारी करने के हैं या सोच रहे हैं जो स्कूल में, क्या ज़रूरत होती है और क्या करना होता है? UPSC के लिए देखिए एक जर्नलिस्ट एग्ज़ाम है, इसमें ऐसा कोई आपको खास टेक्निकल बैकग्राउंड या बहुत इंटेलिजेंट आदमी, इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये एक जर्नलिस्ट एग्ज़ाम है जो हर तबके के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग, चाहे वो सिंपल BA हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से हो, चाहे वो मेडिकल से हो, वो एक सिंपल ग्रेजुएट इस एग्ज़ाम को तैयारी कर सकता है। इसमें लार्जली सामसाइक घटनाओं के बारे में पढ़ना होता है, भारत के संविधान, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इस टाइप की चीज़ें पढ़नी होती हैं जो हम लोग 10 तक पढ़ते रहते हैं, बस उसका लेवल थोड़ा ऊपर होता है। और एक कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी होती है, 2-2.5 साल तक एटलीस्ट स्लोली पढ़ाई करते रहना पड़ता है, एक कंसिस्टेंट और मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है। इससे ही मुझे लगता है कि क्लियर हो सकता है। तो ऐसा कोई समस्या नहीं है, और कोई ऐसा बैकग्राउंड की भी कोई चिंता लोगों को करनी नहीं चाहिए कि इस बैकग्राउंड से अगर मैं नहीं हूँ और IITians ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इस बार की टॉपर जो हैं वो नॉन IITian है, वो JNU से। जी, तो जामिया दोनों से। जी, तो ऐसा कोई भी बैकग्राउंड का कोई इशू नहीं है। ये एक जर्नलिस्ट एग्ज़ाम है जिसमें जनरल चीज़ें जाननी होती हैं, बस एक कंटिन्यूअस पढ़ाई की ज़रूरत होती है, एक लंबे समय तक आराम से पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है, जो कि पॉसिबल है। एक सवाल, कोचिंग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? क्या कोचिंग करना ज़रूरी है या खुद से आप कर सकते हैं? कोचिंग कितना उसमें? जी, अभी के दौर में मुझे नहीं लगता कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए शिक्षा का एक तरह से लोकतांत्रिकरण हो गया है। जो एडटेक कंपनीज आ रही हैं, यूट्यूब में भी कई लोग फ्री लेक्चर्स दे देते हैं, कई सारी फ्री PDFs, फ्री वेबसाइट्स हैं,
तो कोचिंग का जो पहले रोल हुआ करता था कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएटर का रूप धारण कर लेता था पहले, बट अब आप देखेंगे कि क्योंकि इस तरह का विस्तार हुआ है टेक कंपनीज़ का और ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत मटेरियल अवेलेबल हो गया है, तो अब कोचिंग की कोई खास आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर आप चूक रहे हैं या कहीं आपको समझने में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पा रही, तो आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, मेरा ये विचार है। जब आदमी यूपीएससी जैसे या कोई भी महत्वपूर्ण पद पर तो उनके संघर्ष की बात होती है, हम उनके बैकग्राउंड की बात करते हैं, वो जानना चाहते हैं। तो विकास महतो के लिए संघर्ष क्या है, किस रूप में रहा या नहीं रहा, एकदम नहीं रहा, क्या? ये संघर्ष सबका मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति का होता ही है, और हम जैसे लोगों का स्पेशली जहाँ पर झारखंड के भी सरायकेला खरसावां ज़िला एक छोटा सा ज़िला है, आप जानते हैं, और हमें कॉम्पीट करना पड़ता है मेट्रो सिटीज़ के लोगों के साथ भी, हमें कॉम्पीट करना पड़ता है विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ भी। तो जो लेवल की दरकार होती है वो परहैप्स जो अवेयरनेस की दरकार होती है उनमें उन छात्रों में शायद थोड़ी पहले से ही डेवलप हो जाती है, हम थोड़ा सा लेट बिगिनर्स होते हैं, बट वो लेवल अप हो जाता है आफ्टर सर्टेन वाइल, वो आप इनफ मेहनत करने पर डेवलप हो जाते हैं। और इसमें जो मेरा स्कूल है उसका बहुत महत्वपूर्ण, जैसे गम्हरिया जैसे क्षेत्र में केरला पब्लिक स्कूल गम्हरिया जैसे स्कूल का होना एक, मुझे तो लगता है मेरे लिए तो ब्लेसिंग थी, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ दिया जाए तो काफ़ी उस वक्त पे जब मैं यहाँ पे था 2004-05 में काफ़ी कम स्कूल हुआ करते राजकीय और इस तरह के स्कूल थे जहाँ जी मिडिल स्कूल जी। तो केरला पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल्स का थोड़ा सा काफ़ी योगदान रहा, तो इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ, और यही मेरा स्ट्रगल रहा। बाकी जॉब के साथ भी काफ़ी स्ट्रगल रहता है, मतलब जॉब भी करना और पढ़ाई भी करना, ये भी एक स्ट्रगल रहा था। तो ये थोड़े बहुत संघर्ष रहे हैं, बट फैमिली का बहुत आभार है और आसपास के मित्रों बंधुओं का भी बहुत आभार है कि उन्होंने मेरे लाइफ को बहुत ही ईजी गोइंग और कंफर्टेबल बनाया, मोटिवेशन दिया और सिक्योरिटी दी। तो एक चीज़ विकास जी समझना चाहते हैं, हालांकि अब वो रहा नहीं, पहले बिहार के लोग ज़्यादातर जाते थे, जबकि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था आप देखिए आज भी वह शहरीकरण नामात्र की है, स्कूलें उस तरीके का नहीं, हालांकि हर जगह प्राइवेट स्कूल खुल गया है। क्या कारण है कि लोग जा पाते हैं, क्या कोई दिक्कत की वजह से या उस तरह का क्या माहौल, अगर हम बात करें, हालांकि अब तो झारखंड से भी लोग जाने हैं, बाकी जगह से ही। सर मुझे लगता है कि एक तो स्ट्रक्चरल फैक्टर है, स्ट्रक्चरल ये फैक्टर है कि अगर आप बम्बई और दिल्ली को कंपेयर करें हमारे जैसे एरिया से, झारखंड या बिहार से, तो बम्बई और दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे लोग बिज़नेस मैनेजमेंट करके भी जॉब ले लेते हैं, काफ़ी सारी जॉब्स हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा अभाव है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का थोड़ा अभाव है, सर्विस सेक्टर के जॉब्स का थोड़ा अभाव है। इस वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ केवल सरकारी क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं, तो हम ऑब्वियसली बहुत सारे छात्र इसमें प्रयास करते हैं और उनमें से कुछ सफल होते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ के लोग जुझारू बहुत हैं, क्योंकि आसानी से चीज़ें यहाँ मिलती नहीं हैं, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो बिगिनिंग से वो एक स्ट्रगल का एक दौर रहता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ के छात्र जो इनका कमज़ोरियाँ रहती है, जो इनका अवेयरनेस के मामले में या एक्सपोजर के मामले में जो कमियां होती हैं, वो इनका जुझारूपन और मेहनत से ये पूरा कर पाते हैं इन एरियाज़ के छात्र। तो मुझे लगता है ये एक पूरक के रूप में इनको इम्प्रूव कर देता है, और फिर उनके लेवल में आके हम लोग कम्पीट भी कर पाते हैं सबसे, मुझे ये लगता है। सही बात है कि उनको पता है कि मुझे पाने मतलब खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए ज़्यादा है, और इसलिए वो संघर्ष भी ज़्यादा करते हैं। अभी ट्रेनिंग सर कब से शुरू होगा, और क्या कैडर, क्या कभी झारखंड में भी सेवा करने की ऐसे आपने दिया है या बाहर? ट्रेनिंग सर अभी 29 अगस्त से हमारा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होगा, और कैडर का मैंने मतलब हमें प्रेफरेंस मांगा जाता है, तो उसमें ऑब्वियसली मैंने झारखंड पहले रखा है, पर ये डिपेंड करता है कि स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं और मेरे रैंक के ऊपर कितने लोगों का चयन हुआ है, उनके अकॉर्डिंग ही मुझे कैडर मिलेगा। तो जो भी कैडर मिले मुझे मंजूर है। मैं आईएएस है, आईपीएस क्या? जी आईएएस मिलने की संभावना मुझे है जी। लेकिन आपका चॉइस क्या है? मेरा आईएएस ही है सर। आईएएस जी। क्यों सर, खास कारण क्या है? मतलब कि बहुत सारे लोगों का आईपीएस भी होता है कि वर्क देने ये करने, लेकिन आपके लिए आईएएस क्यों इंस्पायर जी ज़्यादा इंस्पायर करता है? जी अगर हम कार्य क्षेत्रों को देखें सर, तो दोनों का कार्य क्षेत्र काफ़ी विविध है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस भी काफ़ी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो आईआरएस में पिछले साल में था। पिछली बार पर आईएएस का ये है कि ये इसमें डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा है कि आपका जो आप पुलिस सर्विस में आप केवल लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हैं, बट आईएएस
का जो जॉब प्रोफाइल है बहुत ही डाइवर्स है, विविध चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो सीखने को बहुत कुछ है। और दूसरा जो इम्पैक्ट है ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा विविध है, ज़्यादा बृहत है। तो इस वजह से मेरा भी यही पहला मतलब था, प्रेफरेंस था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में ही कहेंगे कि यहाँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं जमशेदपुर झारखंड, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? और हालांकि बहुत सारा सोचते हैं कि हमें दिल्ली में हम जाकर कोचिंग नहीं कर सकते हैं, हमारे पास उतना बेंगलोर नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए उनके लिए सर यही संदेश है, स्पेशली हमारे एरियाज़ के लिए के छात्रों के लिए यही संदेश है कि ये वक्त जो है, इस वक्त पे डिजिटल दुनिया का जो वक्त है, इसमें संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। और शिक्षा का एक तरह से लोकतांत्रिकरण हो रहा है, काफ़ी कम फीस में, काफ़ी कम पैसों में, इनफैक्ट इवन फ्री भी काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। आपको अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझसे या मेरे जैसे कई छात्र होंगे जो आपको गाइड करने के लिए तत्पर होंगे, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। बट अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो इनफ रिसोर्सेस अवेलेबल हैं आपके पास, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह अवेलेबल है। आप केवल मोटिवेशन के साथ तैयारी करते रहिए और लक्ष्य निर्धारित करके लगातार पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक चीज़ कभी जब आदमी तैयारी करता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है कि मैं हार गया है, टूट जाऊंगा, नहीं होगा, बहुत मुश्किल सफ़र है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो मोटिवेशन आपको करती रहीं, इसलिए कि आपने भगत सिंह को भी रखा है, हालांकि वो जहाँ पर स्टडी करते थे दिल्ली में, वो तो नहीं, तो कौन सी ऐसे कोट हैं या बातें हैं या पंक्तियाँ हैं जो आपको मोटिवेट करते रहती हैं? सर मेरे कुछ आदर्श रहे हैं जिनके जीवनी से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। जैसे एक पी साईनाथ हैं, द हिंदू के ही जर्नलिस्ट थे एक्चुअली। तो पी साईनाथ जी एग्रीकल्चर ग्रामीण और जी रूरल अफेयर्स के एडिटर थे। और उनका वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर है 2007 में। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहा जाता है, बट फिर भी वो अपने ज़िंदगी का, अपने प्रोफेशनल करियर का ज़्यादा हिस्सा ऐसे एरियाज़ में गुजारते थे जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, उनके स्टोरीज़ को निकाल कर लाते थे। तो जो उनका जो मोटिवेशन था वो साफ़ तौर पर दिखता था कि वो इनके लिए प्रयासरत हैं। उनको दिल्ली में अच्छी जॉब्स मिल सकती थी, अपने बड़े न्यूज़ रूम्स में बैठ के आराम से एडिटरशिप कर सकते थे, पर उनका काम उनको खींच के लाता था। तो ये मेरे लिए एक हमेशा से रोल मॉडल रहे हैं। और बाकी मेरे पेरेंट्स को मैंने देखा है काफ़ी हार्डवर्क करते हुए, मेरे आसपास के लोगों को, यहाँ के लोगों को देखा है। तो ये सारे मेरे रोल मॉडल्स हैं और इनसे ही मैं प्रेरणा पाता रहूँ। कुछ पंक्तियाँ हैं जो मोटिवेट करती हैं, कुछ कोट? जी कुछ कोट्स हैं, जैसे एवर ट्राइड एवर फेल्ड, नो मैटर, ट्राई अगेन, फेल बेटर। मतलब आप प्रयास करते रहिए, आप अगर फेल होते हैं तो कोई समस्या नहीं है, फिर से ट्राई कीजिए और इस बार बेहतर तरीके से फेल होने का बेहतर तरीके से कीजिए। अगर आप फेल हो जाते हैं कोई बात नहीं, बस देखना है कि आपने बेहतरी हासिल की कि नहीं, उससे इम्प्रूव किए कि नहीं। तो ऐसे ही सफलता एक स्लोली पायदान चढ़ते हुए मिल जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये बात इन्होंने कहा कि अगर फेल होते हैं कोई मैटर, लेकिन आपने अगली बार कितनी बेहतर तरीके से आप तैयारी करते हैं, क्या बेहतरीन अपने आप में कितनी बेहतरी लाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इन्हीं बातों के साथ आप कितने मोटिवेट हुए। और देखिए कोई भी मंजिल जो ना इतनी आसानी से नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए कुछ कीमत होती है, तय करना होता, कुछ मेहनत की ज़रूरत होती है। जैसे हमने शुरुआत में ही कहा कि भाई इतिहास तो उन्हीं लोगों को याद रखता है जब तक आपके पास चुनौती नहीं होगा और ख़ुद से अगर आप नहीं बनाते हैं, तब तक याद आसानी से मिल जाने पर लोग याद नहीं करते हैं। तो हमारे साथ विकास जी थे जिन्होंने यूपीएससी में एक बार नहीं दूसरी बार इन्होंने 110वीं रैंक हासिल किया है, जो चाहा वो पाया, तो अपनी मेहनत के बदौलत। और आप देख लीजिए हमारे और आपके जैसे ही घर से आते हैं। ये सरायकेला गम्हरिया में एक छोटा सा प्रखंड है, इंटीरियर इलाका है। आप अगर झारखंड से बाहर से हैं तो गूगल करके आप देख सकते हो। वैसी परिस्थिति में और वहाँ तक इन्होंने झंडा गाड़ा, लहराया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। तो अपने सहयोगी अमन और CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।